हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, हमने गोल स्टैक प्रॉब्लम, ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम जो है उस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, अनसर्टेनिटी एंड बेस थ्योरम, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अनसर्टेनिटी, ठीक है, व्हाट इट्स मीन। Uncertain inputs means some missing of data, noisy data, ठीक है। Then uncertain knowledge means multiple causes lead to multiple effect, okay। And incomplete enumeration of condition or effect, incomplete knowledge of causality of in the domain, probabilistic effect, okay। Some in uncertain knowledge means some incomplete means multiple cause and multiple effects. So this type of uncertain knowledge are also affects causes uncertainty. Then uncertain output means abduction of and induction are inherently uncertain. Then default reasoning, then incomplete deductive inference may be uncertain. Okay, so these are the we can say this causes the uncertainty. Okay, then probabilistic reasoning only gives probabilistic results. Okay, summarizes uncertainty from various sources. Okay, so ये होते हैं uncertainty के some example. तो ये इसे जो है डिसीजन मेकिंग विथ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो हम इस अनसर्टेनिटी से कुछ डिसीजन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, रैशनल बिहेवियर फॉर ईच पॉसिबल एक्शन आइडेंटिफाई द पॉसिबल आउटकम, ठीक है। हर एक पॉसिबल एक्शन के लिए पॉसिबल आउटपुट फाइंड करना, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, हर एक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। देन कंप्यूट द यूटिलिटी ऑफ ईच आउटकम, उसकी यूटिलिटी फाइंड करना, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। देन सेलेक्ट द एक्शन विद द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है। और उसके बाद जो है उस एक्शन को फाइंड सेलेक्ट करना जो कि हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को लीड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटी से डिसीजन क्रिएट करेंगे। इसके अलावा है डिफॉल्ट रीजनिंग, नॉन मोनोटोनिक लॉजिक, okay, allow the retraction of default belief if they prove to be false, ठीक है। रूल बेस्ड मेथड, ठीक है, समाइसिन सो प्रोपोगेट सिंपल मॉडल ऑफ बिलीफ थ्रू कैजुअल एंड डायग्नोस्टिक रूल, ठीक है। तो एक ऐसा मॉडल बनाना जो कि कैजुअल और डायग्नोसिस के लिए रूल बेस्ड मेथड अप्लाई करना, ठीक है। अनसर्टेनिटी, क्योंकि हम यदि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कुछ हमारे पास कंप्लीट डेटा हो ये जरूरी नहीं है, हमारे पास कुछ मिसिंग डेटा भी हो सकता है, कुछ अनसर्टेन डेटा हो सकता है, ठीक है, अनसर्टेन नॉलेज हो सकता है। तो उस अवेलेबल नॉलेज से हमको डिसीजन क्रिएट करना है, ठीक है, बाय यूजिंग सम रूल्स, ठीक है। तो वो भी अनसर्टेनिटी में आता है। एविडेंस रीजनिंग, ठीक है, ये जो है डेम्पेस्टर सेफर थ्योरी, ये जो होता है एविडेंस रीजनिंग का एग्जांपल है, जिसमें जो है एक बेल पी एंड बेल नॉट पी होता है, ठीक है, जिसको मिला करके टुगेदर दे डिफाइन अ बिलीफ इंटरवल, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके उसका जो है एविडेंस रीजनिंग जो है अप्लाई होता है, वैसे ही फजी रीजनिंग है। तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी पॉसिबल है। देन bayesian थ्योरी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है। ये जो bayesian इंटरफेस होता है, यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिपेंडेंस, ओके। तो दिस रीजन डायग्नोस्टिकली फ्रॉम एविडेंस टू कंक्लूजन, ठीक है। इफेक्ट से कंक्लूजन, इफेक्ट से कॉज, ठीक है, एविडेंस से कंक्लूजन में ये मूव होता है, ठीक है। ये जो bayesian थ्योरी होती है ये क्या कराती किसी भी रीज़न, किसी को भी डायग्नोस करना है या किसी को भी चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करना है? फ्रॉम इट्स इफेक्ट टू इस कॉज, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंडीशन होता है, ये जो बायस थ्योरम यूज होता है। इस पर जो bayesian नेटवर्क होता है, इसको यही bayesian जो है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सेट ऑफ प्रोपोजिशनल रैंडम वेरिएबल टेक द एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो डिपेंडेंस रिलेशन जस्ट ये नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब ये थ्योरम क्या कहता है? इट इज ऑल्सो नोन एज bayesian रूल, ठीक है, बेस्ड रूल और बेस लॉ और bayesian रीजनिंग,
विच डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विथ अनसर्टेन नॉलेज। ठीक है, तो किसी भी अनसर्टेन नॉलेज है, अनसर्टेनिटी है, उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ये बेयस थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी इट रिलेट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इन टू रैंडम इवेंट। ओके, तो ये क्या रिलेट करता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को ये मर्ज करता है। ठीक है, दिस इज द थ्योरम नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस। ठीक है, इनके नाम पर ये थ्योरम बना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका बेसिस इंटरफेस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम विच इज़ फंडामेंटल टू बेसियन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर ए, सेम ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम बी, वैल्यू ऑफ बी ए विद द नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि हमको ये पर्टिकुलर नॉलेज है। ठीक है, उसके लिए यदि एक कॉज और एक इफेक्ट है, तो उसके थ्रू जो है इफेक्ट ऑफ कॉज, ठीक है, उस कॉज का इफेक्ट है, इफेक्ट का कॉज, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस अलाउ अपडेटिंग द प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शन ऑफ एन इवेंट बाय ऑब्जर्विंग न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। जैसे कि सपोज इफ कैंसर करस्पॉन्ड टू वंस एज, देन बाय यूजिंग बेस थ्योरम वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैंसर मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ एज। ठीक है, यदि किसी एक पर्टिकुलर को कैंसर होता है पर्टिकुलर एज में, ठीक है, तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो है किस मतलब एज में क्या मतलब की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कैंसर जो है वो कैंसर होने की। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं यदि हम को किसी की भी कैंसर के करस्पॉन्डिंग एज हमको पता है। ठीक है, तो इसके थ्रू जिसकी प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है, कैंसर करस्पॉन्ड टू वन एज, ठीक है, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ एज। ठीक है, इस तरीके के जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इट कैन बी डराइव्ड यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद द नोन इवेंट। ठीक है, एक किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विद द नोन इवेंट, जो नोन इवेंट है उसकी थ्रू हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ये देखिए ये थ्योरम किस तरीके से होगा। प्रोडक्ट रूल वी कैन राइट दिस, पी ए एंड बी, दो इवेंट है ए एंड बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, इट इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉसेस ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से ये दो इक्वेशन है। यदि इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, ये दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, इसलिए ये साइड भी इक्वल होगा। यदि हम ये इक्वल करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम एक जो नोन इवेंट है उसके थ्रू उसका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही होता है बेस थ्योरम। तो इट अलाउ अस टू कंप्यूट द सिंगल टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी एंड ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यदि हमको ये फाइंड करना है, हम इस तीन टर्म ये वैल्यू तीन जो है वैल्यू पता होती है तो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज वी वांट टू परसीव द इफेक्ट of some unknown cause and want to compute that cause, then Bayes rule becomes probability of cause or effect is equal to probability of effect cause, probability of cause and effect। ठीक है, यदि हम यहाँ पर जो a और b रिप्रेजेंट ना करते हुए यदि cause और इफेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बेस थ्योरम इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यदि किसी भी कॉज का इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी पता है, कॉज की प्रोबेबिलिटी पता है, इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम उसकी कॉज की प्रोबेबिलिटी इन टर्म ऑफ इट्स इफेक्ट, ठीक है, ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये डॉक्टर ने जो है एक डिसीज है मेंजाइटिस, ठीक है,
meningitis, ठीक है, cause the patient to have a stiff neck, ठीक है। इस जो ये डिसीज है, ठीक है, इसके थ्रू क्या हो जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, स्टिफ नेक, ठीक है, नेक जो स्टिफ हो जाता है उसका वो जो है इट्स ऑकर 80% ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरीके से जो है कोई गिवन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है मेनिंजाइटिस की डिसीज की होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है, और स्टिफ नेक की प्रोबेबिलिटी इतनी है और इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 80% का है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि इसे इक्वेट करें P ऑफ A एंड B 80%, ठीक है, इसकी जो है स्टिफ नेक के लिए 1/3 30,000 है, देन हमको PA निकालना है, ठीक है। तो जो है PA जो है 2% दिया हुआ है, तो ये हमने पुट किया वैल्यू तो हमको ये मिली वैल्यू, ठीक है। मीन्स वी कैन एज्यूम दैट 1 पेशेंट आउट ऑफ 750 पेशेंट हैज़ मेनिंजाइटिस डिसीज विद अ स्टिफ नेक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी एक कॉज का उसके इफेक्ट का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अब इसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें नोड होगा, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि वेदर एक अलग इंडिविजुअल है तो ये अलग से है, आइसोलेटेड है, कैविटी, टूथेक एंड कैच, ठीक है। तो ये जो है वेदर इज इंडिपेंडेंट, देन टूथेक एंड कैच आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन कैविटी, ठीक है। तो ये जो कैविटी है इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, टूथेक एंड कैच, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो होगा bayesian नेटवर्क रिप्रेजेंट करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ टू बी यूज्ड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रोबोट व्हेन द ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड स्टेप इज गिवन, ठीक है। तो एक स्टेप गिवन है तो उसका नेक्स्ट जो स्टेप होगा क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रोबोट के केस उसमें तो ये थ्योरम यूज़ करते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर वेदर फोरकास्टिंग, इट सॉल्व मोंटी हॉल प्रॉब्लम, and in medical diagnosis and expert systems they are using Bayesian theorem। सर्टेनिटी फैक्टर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सर्टेनिटी फैक्टर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी इवेंट और स्टेटमेंट के सपोज टू बी और नॉट, ठीक है, उसको होने के और ना होने के लिए। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी के जैसा ही होता है, बट डिफरेंस इज दैट एन एजेंट आफ्टर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू ऑकर कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है। इसमें जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एजेंट आफ्टर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग करने के बाद जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि आगे क्या करना है। बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी एंड अदर नॉलेज दैट द एजेंट हैज, दिस सर्टेनिटी फैक्टर इज डिसाइडेड थ्रू विच द एजेंट कैन डिसाइड वेदर टू डिक्लेयर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के साथ कुछ एडिशनल नॉलेज होती है, ठीक है, वो सर्टेनिटी फैक्टर के थ्रू डिसाइड कर पाता है कि जो है जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा या आगे क्या रिजल्ट होगा। इसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, बिटवीन -1 to +1। निगेटिव वैल्यू जो होता है दैट सजेस्ट द स्टेटमेंट कैन नेवर बी ट्रू इन एनी सिचुएशन, ठीक है। नेगेटिव मतलब कि वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। यदि पॉजिटिव वैल्यू मिलती है मतलब कि इट नेवर बी फॉल्स, ठीक है। +1 मीन्स इट नेवर बी फॉल्स एंड -1 इज इट नेवर बी ट्रू। The value of certainty factor after analyzing any situation will either to be a positive or a negative lying between this range, ठीक है। तो ये जो certainty factor है इसकी वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव रेंज के बीच में होती है, either is it possible or not, ठीक है। 0 क्या होगा, उसमें नो इफेक्ट या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मिनिमम certainty factor is decided for every case through which the agent decides whether the statement is true or false, ठीक है। मिनिमम सर्टेनिटी फैक्टर ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू। इस तरीके से हम इस पूरे लेक्चर में जो है अनसर्टेनिटी के बारे में देखें, जो है बेस थ्योरम के